दौलत के पुजारी किस्त नंबर 2। वो दोनों सड़क की दूसरी तरफ नशेब से निकलकर अचानक ही सामने आए थे। तारीकी होने के बावजूद इन दोनों के हाथों में कलाशनकोव राइफलें साफ नजर आ रही थी। शारिक को समझने में देर नहीं लगी कि ये वही दोनों थे। शारिक एकदम पौधों में दुबक गया। इससे चंद गज आगे किसी गांव की तरफ से आने वाला कच्चा रास्ता था जो पक्की सड़क से जा मिलता था। वो दोनों इसी रास्ते पर आकर रुक गए। वो लखू डहरिया महमूद बूटी की तरफ भी नहीं आया, इस तरफ भी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ गायब हो गया? इनमें से एक ने कहा, हो सकता है कि वो इस तरफ आया ही ना हो, किसी और तरफ निकल गया हो। दूसरे ने कहा, वो देखो, गांव की तरफ से शायद कोई ट्राली आ रही है, हो सकता है कि वो इसमें हो। एक आदमी ने खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा। शारिक ने भी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। वो कि ट्रैक्टर ट्राली ही थी जो इस कच्चे रास्ते पर आ रही थी। ट्रैक्टर के इंजन की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। इसके हेडलैम्प्स की रोशनी उछलती हुई सी नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो रास्ता खासा नाहमवार था। शारिक को समझने में देर नहीं लगी कि इस ट्राली पर पट्ठे वगैरह लदे होंगे या सब्जी वगैरह जो मंडी ले जाई जा रही थी। वो दोनों आदमी खेतों में रास्ते के दाएं बाएं छुप गए और ट्रैक्टर जैसे ही करीब पहुंचा वो दोनों खेतों से निकलकर सड़क पर आ गए और राइफलें उठाकर ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया। ट्रैक्टर फौरन रुक गया। क्या बात है जवानों? ट्रैक्टर ड्राइवर बोला। वो कोई काश्तकार था। भाई मेरे पास 50-60 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं, हमें तुम्हारे 50-60 रुपये की ज़रूरत नहीं। इनमें से एक ने कहा, तुम्हारे साथ और कौन है? मेरा छोटा भाई है, वो ट्राली पर लदे पट्ठों पर सो रहा है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने जवाब दिया। मकसूद तुम ऊपर चढ़कर देखो, दूसरे आदमी ने कहा। शारिक पौधों में दुबका रहा। ट्राली का फासला इससे 10-15 फीट से ज़्यादा नहीं था। इनकी बातें इसे साफ सुनाई दे रही थी। वो सांस रोके पौधों में दुबका रहा। इनमें से एक आदमी ट्राली पर लदे पट्ठों के गट्ठों पर चढ़ता नजर आया। वो मकसूद था। गट्ठों के ऊपर सफेद खेस लपेटे कोई आदमी सो रहा था। मकसूद ने राइफल की नाल से टोका दिया। वो आदमी गड़बड़ाकर उठ गया और फिर मकसूद के हाथ में राइफल देख उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कौन हो तुम? क्या बात है? वो हकलाया। कुछ नहीं, सो जाओ आराम से, अभी दिन नहीं चढ़ा, मकसूद कहते हुए नीचे उतर आया। वो शख्स लेटने के बजाय खेस लपेटकर बैठ गया। जाहिर है ऐसी सूरत में वो आराम से नहीं लेट सकता था। ट्राली पर इसके भाई के अलावा और कोई नहीं। मकसूद ने नीचे उतरकर अपने साथी को बताया, मेरा ख्याल है वो निकल चुका होगा, क्यों ना हम लोग भी इसी ट्राली पर सब्जी मंडी की तरफ निकल चलें, हो सकता है कि वो इस तरफ हो। चलो बैठ जाओ ट्रैक्टर पर, दूसरे आदमी ने कहा। वो साझा था। क्या बात है भाई, तुम लोग कौन हो और तुम्हें किसकी तलाश है? ट्रैक्टर ड्राइवर ने पूछा। एक आदमी हमारे चौधरी के घर से जेवरात और एक बड़ी रकम लेकर भागा है, हमें उसकी तलाश है। मकसूद ने कहा। तुम ट्रैक्टर चलाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। कौन से चौधरी के घर से? ट्रैक्टर वाले ने पूछा। वो भैनी का रहने वाला है, तुम उसे नहीं जानते? मकसूद ने कहा। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, किस चौधरी को नहीं जानता? ट्रैक्टर ड्राइवर बोला। तुम्हें इससे गर्ज नहीं चाहिए, खामोशी से ट्रैक्टर चलाते रहो। साजा गुर्राया। इनके हाथों में कलाशनकोव राइफलें थी और काश्तकार ने मजीद बहस करने की जरूरत नहीं समझी। ये लोग खासे खतरनाक लग रहे थे। वो डर रहा था कि कहीं इससे ये इसके भाई को नुकसान न पहुंचा दिया जाए, इसलिए वो खामोशी से ट्रैक्टर चलाता रहा। ट्रैक्टर ट्राली खेतों वाले कच्चे रास्ते से निकलकर पक्की सड़क पर पहुंच चुकी थी और फिर इसका रुख रावी की तरफ मुड़ गया। ट्राली जब काफी दूर निकल गई तो शारिक भी खेत से निकल आया और इधर उधर देखता हुआ सड़क पर आ गया। ट्राली बहुत दूर जा चुकी थी और सड़क एक बार फिर वीरान हो चुकी थी। दफतन किसी और ट्रैक्टर के इंजन की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। इसने मुड़कर देखा, खेतों वाले इसी कच्चे रास्ते से एक और ट्रैक्टर आ रहा था। वो सड़क के किनारे एक दरख्त की आड़ में हो गया। वो भी एक ट्रैक्टर ट्राली थी और इस पर भी पट्टे ही लदे थे। वो ट्राली जैसे ही कच्चे रास्ते में सड़क पर चढ़ी, शारिक दरख्त की आड़ के निकल आया। इस दौरान इससे इत्मीनान कर लिया था कि ट्रैक्टर पर ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं। शारिक ने सड़क के पास पहुंचकर ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया। क्या बात है भाई, कौन हो तुम? ड्राइवर ने से घूरा। मैं गाँव से आ रहा था, डाकू मेरी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। वो मुझे भी कत्ल कर देते, मगर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे मंडी तक पहुंचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। शारिक ने कहा। कौन से गांव से आ रहे हो? मैंने पहले तुम इस इलाके में कहीं नहीं देखा। ट्रैक्टर ड्राइवर बोला। मैं दरअसल समनाबाद में रहता हूँ, पहले में मेरी बहन रहती है और शाम को इनसे मिलने के लिए आया था। अभी वापस जा रहा था कि रास्ते में डाकू ने घेर लिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। शारिक ने जवाब दिया। इस वक्त तुम्हें गाँव से निकलने की क्या ज़रूरत थी? किसान ने पूछा। मुझे सुबह दफ्तर भी जाना है, इसलिए गाँव से जल्दी निकला था। शारिक ने कहा। अभी तो सुबह होने में बहुत देर है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंडी तक पहुंचा दूंगा, ट्रैक्टर ड्राइवर ने कहा। शारिक इसका शुक्रिया अदा करते हुए ट्रैक्टर पर सवार हो गया। ट्रैक्टर पर दूसरे आदमी के बैठने की जगह नहीं थी। शारिक पायदान पर खड़ा हो गया और ट्रैक्टर चल पड़ा। सड़क खासी टूटी फूटी थी। ट्रैक्टर और ट्राली को बुरी तरह झटके लग रहे थे। शारिक अपने कदम पायदान पर मजबूती से जमाए खड़ा था। सहारे के लिए इसने ट्रैक्टर के हिस्से को थाम रखा था। इसकी नजरें सामने सड़क पर लगी हुई थी।
हेडलैम्प्स की रोशनी में दूर दूर तक सड़क साफ नजर आ रही थी। शारिक इस रोशनी में दाएं बाएं भी देख रहा था। वो दोनों उससे पहले जा चुके थे और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि वो दोनों कहीं घात लगाए बैठे हों। रात की तारीकी अब दिन के हल्के से उजाले में तब्दील होने लगी थी। ड्राइवर इत्मीनान से ट्रैक्टर चला रहा था। इसने शारिक से मजीद कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। चुरंगी नाके पर पहुंचकर ड्राइवर ने ट्रैक्टर रोक लिया। उतरकर चुरंगी मुहर्रर के दफ्तर में दाखिल हो गया। शारिक अपनी जगह खड़ा रहा। पहले से सोचा कि यहीं पर उतर जाए, मगर इसे इरादा तर्क कर दिया। मंडी यहाँ से काफ़ी दूर थी। तकरीबन 5 मिनट बाद किसान वापस आ गया। इसने ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी सीट संभाली और ट्रैक्टर हरकत में आ गया। मज़ीद 10-15 मिनट बाद वो लोग मंडी पहुंच गए। उस वक्त दिन की रोशनी वाज़ेह हो रही थी। सड़क के किनारे निशेब में बहुत बड़ी मंडी थी। इसका एक हिस्सा मवेशियों के चारे वगैरह के लिए मखसूस था और दूसरा सब्जियों के लिए और तीसरा फलों के लिए। सब्जियों वाला हिस्सा दरमियान में था और घास मंडी से आगे। मंडी में खासी चहल पहल थी। अब कारोबार शुरू हो चुका था। शारिक ने ट्राली वाले का शुक्रिया अदा करते ट्रैक्टर से छलांग लगा दी और सड़क के ढलान पर दौड़ता हुआ सब्जी मंडी में दाखिल हो गया। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ चल रहा था। चारों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कहीं सब्जियों की लाट की बोली लग रही थी और कहीं भावताव हो रहा था। मंडी में खासा हजूम था। शहर के बेशतर सब्जी और फल फरोश अपनी दुकानों के लिए माल इसी मंडी से खरीदते थे। शारिक हजूम में रास्ता बनाता हुआ उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ से इसी को सवारी मिल सकती थी। वो एक तरफ मुड़ा ही था कि दो आदमी ने अचानक इसका रास्ता रोक लिया। दोनों ने अपने जिस्मों पर चादरें ओढ़ रखी थी। इनकी शक्लें देखकर शारिक कांप उठा। वो मकसूद और साजा थे, मौत के वही दो फरिश्ते जिनसे बचने के लिए वो रात भर भागता रहा था। शारिक बाबू, साजिद ने खूंखार निगाहों से इसके देखते हुए कहा, खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो। अब अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। शारिक को समझने में देर नहीं लगी कि इन दोनों ने चादरों के अंदर क्लाशनकोफ राइफलें छुपा रखी थी। इससे हैरत इस बात पर भी हुई थी कि उन्होंने चादरें कहाँ से ले ली थी। फिर दफतन इसे उस ट्रैक्टर ट्रॉली का ख्याल आया जिस पर वो दोनों सवार हुए थे। इस ट्रैक्टर के ड्राइवर और इसके भाई ने खेस या चादरें ओढ़ रखी थी। उन्हें यकीन है चादरें इन्हीं से थैली होगी ताकि अपनी राइफलों को छुपा सकें। शारिक ने इधर देखा। आसपास 20 लोग मौजूद थे जो अपने काम धंधों में मसरूफ थे। साजा इसकी दाएं तरफ खड़ा था और मकसूद बाई तरफ। मकसूद की राइफल की नाल इसकी पसली में चुभ रही थी। हमारे साथ चलो, इस मरतबा मकसूद ने कहा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम फायर खोल देंगे। हम इस बात की परवाह नहीं होगी कि इतने लोग हमारी गोलियों को निशाना बनते हैं, लेकिन तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। दारी के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। इसके कंधे लटक गए। इसने ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जैसे इनके साथ जाने को तैयार हो। लेकिन फिर अचानक ही वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरफ अपनी जगह से उछला। इसके दोनों हाथ दोनों की गर्दनों और दोनों पैर दोनों के पहलुओं से लगे। बड़ी मेहनत और रियाजत से सीखा हुआ मार्शल आर्ट्स का फ़न ऐसे ही मौक़ों पर काम आने के लिए था। वो दोनों कराते हुए गिरे। शारिक भी गिरा था, मगर वो ऐसे कामों में माहिर था। वो बड़ी फुर्ती से उठकर एक तरफ को भाग निकला। मकसूद पहले संभला था। इसने उठते ही फायरिंग शुरू कर दी। शारिक तो इस फायरिंग से महफूज रहा, लेकिन एक मजदूर जिसने सर पर बोझ उठा रखा था गोली का निशाना बन गया। गोली इसके सीने में लगी थी। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। 2 आदमी गोलियों से जख्मी होकर गिरे थे। पूरी मंडी में भगदड़ मच गई थी। लोग बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगे। शारिक भी लोगों को धक्के देता हुआ एक तरफ भागता रहा। वो सब्जी वाले सेक्शन से निकलकर फलों वाले सेक्शन में पहुंच गया। वहाँ भी भगदड़ मची हुई थी। एक आदमी केलों से भरे हुए एक टोके के कीप बदहवास निगाहों से इधर देख रहा था। इसने दाएं तरफ दौड़ते हुए एक मजदूर को आवाज़ दी, ओए पांडी। मगर वो पांडी रुके बगैर एक तरफ भागता चला गया। लेकिन शारिक इस शख्स के करीब रुक गया। क्या है मलक जी, ये सामान उठाना है? इसने पूछा। हाँ, केलों के टोकरा उठाओ, जल्दी करो, इस शख्स ने कहा। शारिक ने झुककर केलों वाला टोकरा उठा लिया जो खासा वजनी था। वो टोकरा सर पर उठाए इस शख्स के पीछे दौड़ता रहा। तकरीबन 50 गज के फासले पर एक सुजुकी पिकअप पकड़ी थी जिसमें कुछ और भी फलों के टोकरे लदे हुए थे। कुछ फल वैसे ही ढेर किए हुए थे। शारिक ने केलों वाला टोकरा सुजुकी में पटक दिया और गर्दन से हिलाने लगा। इस शख्स ने 5 के एक नोट निकालकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। आपको कहाँ जाना है मलक जी? शारिक ने नोट लेने की वजह पूछा। समनाबाद। क्यों? इस शख्स ने सवाले निगाहों से इसकी तरफ देखा। मुझे अपने साथ ले चले, ये रास्ते में चुबर्जी पर उतार दीजिएगा, यहाँ तो भगदड़ मची हुई है। शारिक ने कहा। चलो बैठो, जल्दी करो। वो शख्स कहता हुआ स्टीयरिंग साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। शारिक भी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। ये सुजुकी इस शख्स की अपनी थी। इसे इंजन स्टार्ट किया। उस सुजुकी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी। सब्जी मंडी में अब भी भगदड़ मची हुई थी। 1-2 मरतबा फायरिंग भी हुई थी। लोग अपना काम छोड़कर भाग रहे थे। सुजुकी इधर उधर लहराती हुई तेज़ी से मंडी के इलाके से निकलकर सड़क पर आ गई और तेज़ी से एक तरफ दौड़ने लगी। तुम कौन हो? पांडी तो नहीं लगते? ड्राइवर सीट पर बैठे शख्स ने मुड़कर इस तरफ देखा। मैं शादीपुर से आया था।
फैसलाबाद जाने के लिए रास्ते में डॉक्टर ने रोक लिया। मैंने खेतों में छुपकर जान बचाई। मेरे कपड़ों की हालत इसी वजह से हुई है। शारिक ने इसी भी एक फर्जी कहानी सुनाते हुए कहा। मंडी में क्या कर रहे थे और चुबुर जी क्यों क्या जाना चाहते हो? इस शख्स ने पूछा। मजदूरी करके कुछ पैसे जमा करना चाहता था, शारिक ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ तो मामला ही बिगड़ गया। चुबुर्जी में मेरा कज़न रहता है, उसके पास जा रहा हूँ। उससे कुछ रकम कर्ज लेकर आज फैसलाबाद चला जाऊंगा। सुजुकी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ते हुए चुबुर्जी पहुंचकर रुक गई। शारिक इस शख्स का शुक्रिया अदा करके नीचे उतर आया। इस वक्त दिन की अच्छी खासी रोशनी फैल चुकी थी। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त थी। ज़्यादातर लोग साइकिलों पर अपने अपने काम धंधों के लिए जा रहे थे। बसें भी चलने लगी थी। शारिक सुजुकी से उतरकर पैदल चलता हुआ उस तरफ आ गया जहाँ एक तो मुर्गियों की फीड्स की मार्केट थी। उसके सामने सड़क की दूसरी तरफ श्यामनगर का इलाका था। अगरचे आमदोरफ्त के लिए लोहे का एक ओवरहेड पुल भी बना दिया गया था। नाले पर एक छोटी सी पुलिया भी थी और लोग ओवरहेड ब्रिज इस्तेमाल करने के बजाय आमदोरफ्त के लिए ही पुलिया इस्तेमाल कर रहे थे। शारिक भी पुलिया पर से होता हुआ दूसरी तरफ आ गया। यहाँ पर एक मुख्तसर सा बाजार था। स्कूल जाने वाले बच्चे घरों से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। शारिक रात भर भाग दौड़ से बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था। बाजार में चाय की एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान के सामने कुछ मेज और बेंच बिछे हुए थे और मजदूर किस्म के लोग इन बेंचों पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। शारिक दुकान के अंदर आ गया। दुकान के बाहर अगरचे नाश्ते की हलवा पूरी बन रही थी, मगर शारिक कुर्सी बैठे मुलाजिम को चाय और मक्खन लगा बन लाने को कहा और पतलून की पिछली जेब से बटुआ निकालकर इसमें रखे हुए नोटों का जायजा लेने लगा। 1000, 500, 100 वाले कई नोट थे जो नहर में उतरने और देर तक पानी में खड़े रहने की वजह से भीग चुके थे। इसके बटुए में कुछ कागजात भी थे और वो भी लगभग भीग चुके थे। शारिक ने 100 का एक नोट निकालकर बटुआ दोबारा पतलून की जेब में रख लिया। नौकर जब चाय और प्लास्टिक की एक मैली सी प्लेट में मक्खन लगा बन लेकर आया तो शारिक ने 100 का नोट इसकी तरफ बढ़ा दिया। पैसे काट लो। खुले पैसे तो बाबूजी, नौकर बोला। सुबह सुबह 100 का खुला नहीं होगा। ऐसा करो, बाहर खोखे से गोल्डी को एक पैकेट और माचिस ले लो। 2 रुपये तुम्हारे और चाय के पैसे काट कर बाकी पैसे मुझे ला दो, शारिक ने कहा। 2 रुपये के लालच में वो लड़का 100 का नोट लेकर बाहर चला गया और शारिक इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद चाय की दुकान से निकला तो इसके होंठों में सुलगता हुआ सिगरेट दबा हुआ था। वो तंबाकू नोशी का आदी नहीं था। कभी कभार शौकिया तौर पर सिगरेट पी लिया करता था और इस वक्त तो 100 का नोट खुला कराने के लिए सिगरेट खरीदे गए थे। शारिक को इत्मीनान था कि वो अपने दुश्मनों को बहुत पीछे छोड़ाया था, लेकिन इसे अफसोस इस बात का था कि माजा गुज्जर इसके साथी पुलिस के हाथ नहीं लगे और वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। वो कुछ दूर तक बाजार में चलता रहा और फिर एक गली में मुड़ गया। इस गली में बंगला नुमा रहायशी मकान थे। वो 2-3 गलियों में घूमता हुए कोठी नुमा मकान के सामने रुक गया। इस वक्त सूरज तुलू हो चुका था और धूप की नरम सुनहरी किरणें बड़ी भरी लग रही थी। गेट को बाहर से ताला नहीं लगा था। इसने गेट की शीट के नीचे एक सुराख में हाथ डालकर अंदर से लगा हुआ कुंडा हटाया और गेट खोलकर अंदर दाखिल होते ही गेट बंद कर दिया। किसी ने इसे गेट में दाखिल होते हुए नहीं देखा था और अगर कोई देख भी लेता तो इसे इसकी परवाह नहीं थी। वो यहीं रहता था और मोहल्ले के लोग इसे एक शरीफ आदमी की हैसियत से जानते थे। वो चलने में गेट के करीब खड़ा रहा, फिर नपे तुले कदम उठाता हुआ बरामदे में आ गया। बरामदे का बल्ब जल रहा था। वो रात को बल्ब जलाकर गया था। इसने दीवार पर लगा स्विच ऑफ किया और पतलून की जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो राहदारी में 3-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि दाईं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा बड़ी आहिस्ती से खुला। एक आदमी बाहर निकला और इसने हाथ में पकड़े पिस्तौल की नाल शारिक की गर्दन से लगा दी। तुम समझते थे कि हमें धोखा देकर हमसे बच निकलोगे? इस शख्स के हलक से खौफनाक गुर्राहट निकली। माजा गुज्जर जिस शख्स से कारोबार करता है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है। तुम्हारा ये ठिकाना चंद रोज़ पहले हमारी नज़रों में आया था और हमें यकीन था कि तुम वहाँ से भागकर सीधे यहीं आओगे। तुम माजा गुज्जर तो नहीं हो? शारिक बोला। कौन हो तुम? माजा गुज्जर का एक अदना खादिम, इस शख्स ने जवाब दिया। तुम पाताल में भी छुप जाते तो हम तुम्हें ढूंढ निकालते। मैं 1 घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे यकीन था कि तुम सीधे ही आओगे। अब खैरियत इसी में है कि माल हमारे हवाले कर दो। माल? शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। हाँ, अब तुम लोगों के हवाले करना ही पड़ेगा। और फिर देर किस बात की, आगे बढ़ो। इस शख्स ने शारिक की गर्दन पर पिस्तौल का दबाव डाला। शारिक 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक ही बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। इसके साथ ही इसने इस शख्स की पसलियों में दोनों कोहनियों से ठोकर मार दी। वो शख्स गिराकर उठा। पिस्तौल इसके हाथ से छूट गया था। शारिक बड़ी तेजी से सीधा हो गया था। इसने अपने हरीफ को संभलने का मौका दिए बगैर घोंसों और ठोकरों पर रख लिया। वो इलियास था, माजा गुजर का साथी। रात को ये भी सोख्ता हवेली में था, लेकिन इसके फरार के बाद हवेली से निकलकर शायद यहीं आया था। चंद घोंसे और ठोकरे खाने के बाद इलियास संभल गया और अब इसने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। वो दोनों लड़ते हुए हॉलनुमा कमरे में आ गए। यह एक सोफा सेट लगा हुआ था, 1-2 कुर्सियाँ थीं और सामने एक कोने में
ट्राली पर टीवी सेट रखा हुआ था। इलियास का घोंसा शारिक की पुश्त के बल सोफे पर गिरा। इलियास ने इस पर छलांग लगा दी। शारिक बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। इलियास मुंह के बल सोफे पर गिरा। शारिक ने इसे कमीज के कॉलर से पकड़कर उठाया और सर पर जोरदार घोंसा रसीद किया। इसके साथ ही इसे जोरदार धक्का दिया। इलियास टीवी ट्राली से जा टकराया। ट्राली उलट गई। टीवी की पिक्चर ट्यूब चकनाचूर हो गई। इलियास को संभलने में सिर्फ 1 सेकंड लगा था। इसने उठकर फौरन ही शारिक पर हमला कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से टकराकर फर्श पर गिरे और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। कभी शारिक नीचे होता और कभी इलियास। वो दोनों दीवार से जा लगे। इलियास दीवार का सहारा लेकर उठने में कामयाब हो गया था, लेकिन शारिक ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। शारिक के होंठों से खून बह रहा था। वो इलियास को दीवार के साथ दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसके बरक्स इलियास ने इसे दीवार के साथ लगा दिया। लेकिन इस तरह शारिक को मौका मिल गया। इसने सीधा हाथ इलियास के गले पर लपेट दिया, उसे पूरी कुव्वत से दबाने लगा। इलियास पहले तो अपना गला छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसने हाथ ऊपर उठाकर शारिक के सर के बाल पकड़ने की कोशिश की, मगर शारिक ने एक झटके से सर पीछे हटा लिया। इसके साथ ही उसके गले पर अपने बाजू का दबाव बढ़ाने लगा। इलियास हैज पर पटखने लगा। शारिक की गिरफ्त मजबूत से मजबूतर होती जा रही थी। इलियास की आंखें हल्कों से उबलने लगी। शारिक ने दूसरे हाथ से अपने बाजू को पकड़ रखा था, जिसने इलियास की गर्दन पर लपेट रखा था। इस तरह दोनों हाथों की कुव्वत एक ही जगह मरकूज हो गई थी। एक तरफ इलियास का गला दब रहा था और दूसरी तरफ इसकी गर्दन की हड्डी पर दबाव बढ़ रहा था। अब इसकी जुबान भी मुंह से बाहर निकलने लगी थी। वो बुरी तरह पैर पटक रहा था। शारिक पे दर पे झटके दे रहा था। इलियास के अलग से अजीब सी आवाजें खारिज हो रही थी। शारिक ने एक जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज उभरी। इलियास की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। वो पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा, मगर शारिक ने अब भी गिरफ्त ढीली नहीं की। इलियास के मुंह से निकलने वाली खरखराहट की आवाजें बतदरीज कम होती चली गई। इसका जिस्म ढीला पड़ गया और इसकी गर्दन शारिक की बाहों में ढलक गई। शारिक ने एक और हल्का सा झटका दिया और इलियास की गर्दन छोड़कर अलग हट गया। इलियास लुढ़ककर फर्श पर ढेर हो गया। वो खत्म हो चुका था। शारिक उठकर खड़ा हो गया। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था और सांसें बुरी तरह फूल गई थी। अब वो दीवार से टेक लगाए खड़ा था और देर तक अपने बेरब्त तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। जिसने शुरबा निगाहों से इलियास की लाश की तरफ देखा और इसे पैर से हल्की सी ठोकर मारते वहां से हट गया। वो अपने बेडरूम में आ गया। अलमारी खोलकर हैंगर पर टंगे कपड़ों के जोड़ा निकाला और पहने हुए कपड़े और जूते उतार कर वहीं फेंक दिए और अलमारी से निकाले हुए कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। गर्म पानी के गुसल से इसकी थकान बड़ी हद तक दूर हो गई। वो लिबास बदल कर बाहर आ गया। इसने किचन में जाकर चाय बनाई। खासा कुशादा किचन था। चीज़ें रखने के लिए कैबिनेट बने हुए थे। एक तरफ छोटा फ्रिज भी रखा हुआ था, जिसमें दूध और जरूरत की दी गई चीज़ें रखी हुई थी। चाय बनाने के साथ ही दूसरे चूल्हे पर 2 अंडे उबालने को रख दिए थे। उबले हुए अंडे छील कर से प्लेट में रखे। इन्हें 2 टुकड़ों में काटा। इन पर नमक और काली मिर्च छिड़की। 1 कप में चाय उंडेली और दोनों चीज़ें लेकर किचन के सामने ही मेज़ पर बैठ गया और बड़े इत्मीनान से चाय के साथ अंडे के पीस खाने लगा। जिस जगह वो बैठा था वहाँ से इलियास की लाश भी नजर आ रही थी, मगर इसने लाश को इस तरह नजरअंदाज कर रखा था जैसे इस मकान में इसका वजूद ही ना हो। अंडों की प्लेट साफ करने और चाय का कप खाली करने के बाद वो दोबारा बेडरूम में आ गया। कुछ देर तक दीवार के साथ इस सादा लकड़ी की अलमारी देखता रहा। जब इसने कपड़े निकाले थे तो इसी वक्त इसे अंदाज़ा हो गया था कि अलमारी की तलाशी ली गई। जिसने अलमारी को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह से तकरीबन 3 फीट आगे खिसका दिया। इस अलमारी के पीछे दीवार में एक और हज़मी अलमारी। इस अलमारी का दरवाज़ा आहनी चादर का था। शारिक चंद लम्हे बंद आहनी दरवाजे को देखता रहा। इसमें तालों के 2 सुराख थे। अलमारी के सामने से हटकर बेड के करीब आया। पायती की तरफ से बेड को उठाकर इसके जगह थोड़ा सा हटा दिया। एक पाए के नीचे छोटा सा गड़ा था जिसमें चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था। इसने चाबियों का गुच्छा उठा लिया और दोबारा आहनी दरवाजे वाली अलमारी के करीब आ गया। इसने 2 चाबियां इस्तेमाल करते हुए आहनी दरवाजे के दोनों हज़मी कुफल खोलकर अलमारी खोल दी। इस अलमारी के अंदर 3 खाने बने हुए थे। तीनों खाने बंद थे। इसने एक चाबी मुंतखब करके ऊपर वाला दरवाज़ा खोला। इसमें करेंसी नोट भरे हुए थे। गड्डियाँ बड़े सलीके से रखी हुई थी। दूसरे खाने में एक पिस्तौल रखा हुआ था, मगर ये पिस्तौल नहीं था, गन थी जो साइज़ में पिस्तौल से खासी बड़ी थी। छोटी राइफल और पिस्तौल के दरमियान की कोई चीज़ थी। ये गन शारिक ने एक गैर मुल्की स्मगलर से ख़रीदी थी और इसे बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा था। तीसरे खाने में प्लास्टिक की थैले सलीके से ऊपर नीचे रखी हुई थी। इन थैलों में सफ़ेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। ये हीरोइन थी। शारिक कुछ देर तक इन तीनों खानों को देखता रहा। फिर इसने बेड के नीचे से सैमसोनाइट का ब्राउन रंग का सूटकेस निकाला। पहले इसमें हीरोइन की थैलियाँ रखी। वो तादाद में 25 थी। हर थैली में 1 किलो हीरोइन थी। बैनुल-अक़वामी मंडी में इस हीरोइन की कीमत करोड़ रुपए हो सकती थी। हीरोइन की थैलियाँ रखने के बाद इसने एक साइड में पिस्तौल रखा। फिर नोटों की गड्डियाँ जमाई
और दूसरी अलमारी से कपड़े निकालकर इनके ऊपर रखने लगा। लोहे के दरवाजे वाली अलमारी बंद कर दी और लकड़ी की अलमारी को सिरकाकर दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। इसने सूटकेस बंद कर दिया और घूम फिरकर घर का जायजा लेने लगा। यह मकान इसने तकरीबन 6 महीने पहले किराए पर लिया था। जब वो यहाँ आया था तो दीवार में इस अलमारी के सिर्फ शेल्फ बने हुए थे। आहनी दराजों दरवाजे से खुद बनवाए थे। ये मकान भी इसने शुएब हाशमी के नाम से लिया था और अपने आप को एक कारोबारी आदमी जाहिर किया था। 1 साल का किराया इसे एडवांस दे दिया था। उससे ज़रूरत की चीज़ें ही ला कर रखी थी। वो ज़्यादातर घर में ही रहता या घर से बाहर। मोहल्ले वालों से कभी कभार मुलाकात होती थी और वो भी इसे शुएब हाशमी के नाम से जानते थे। इसने मकान से हर वो निशान मिटा दिए जिससे इसे शारिक की हैसियत से शनाख्त किया जा सकता। आखिर में इसने इलियास की लाश को देखा और बेडरूम से सूटकेस उठाकर बाहर आ गया। दरवाज़ा बंद करके चाबी इसने बरामदे की दीवार पर बिजली की स्विच पर टांग दी और सूटकेस उठाकर बाहर आ गया। गेट के सुराख में हाथ डालकर इसने अंदर का कुंडा लगा दिया और बाहर का कुंडा यूं ही खुला रहने दिया। गली में इस वक्त 3-4 छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। 2 औरतें टोकरियां हाथ में उठा गालिबन सब्जी गोश्त लेने जा रही थी। शारिक तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क पर आ गया। इत्तेफाक से फौरन ही रिक्शा मिल गया और रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन के करीब रिक्शा छोड़कर चंद मिनट बाद शारिक दूसरे रिक्शे पर बैठ गया। इस मरतबा वो लोहारी चौक पर उतरा था। रिक्शा छोड़कर सूटकेस उठाए पैदल ही चलता हुआ अनारकली में दाखिल हो गया। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद वो एक जरी गली में घुस गया। एक रेस्टोरेंट के सामने वो एक लम्हे को रुका। काउंटर पर बैठे हुए शख्स को आंख से इशारा किया। वो रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ एक छोटे से दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाज़ा था जिस पर बंद था। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इसने दस्तक देने की जरूरत नहीं समझी थी। तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। ये वही शख्स था जो रेस्टोरेंट के काउंटर के सामने बैठा हुआ था और शारिक ने सीढ़ी वाले दरवाजे में दाखिल होने से पहले इसे आंख के गोशे से मखसूस इशारा किया था। वो शारिक का दोस्त सुहेल था। खैरियत? सुहेल ने उलझी हुई निगाहों से इसके देखा। वो शारिक का इशारा पाकर होटल के अंदरूनी जीने पर आ गया था। लगता है किसी लंबे सफ़र पर जाने की तैयारी हुई है। नहीं, शारिक ने अंदर दाखिल होते हुए बोला। इसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। पिछली रात में भीनी में था। माजा गुजर के साथ एक चाल चलने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकला था। रात भर भागता रहा और माजा गुजर के 2 आदमी मौत के फरिश्तों की तरह मेरा ताक़ुब करते रहे। इनसे बचकर किस तरह मंडी पहुँच गया, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ घेर लिया। मुझे कत्ल करने की कोशिश की। मैं तो बच गया मगर एक बेगुनाह आदमी इनके हाथों मारा गया और मैं वहाँ से भागकर शाम नगर वाले मकान पर पहुँचा तो माजे गुजर का एक और आदमी मौत के फरिश्ते की तरह वहाँ घात लगाए बैठा था, लेकिन वो मेरे हाथों मारा गया। उसकी लाश वहीं पड़ी है। पहले मैंने सोचा कि अम्मा के यहाँ चला जाऊँ, लेकिन फिर यहाँ आ गया और मुझे अब कम अज़ कम 2-3 रोज़ यहीं रहना होगा। अच्छा है कि तुम अम्मा के यहाँ नहीं गए। सुहेल ने कहा। इन्हें इस मामले से अलग ही रखना होगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। किसी को यह तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। नाश्ता किया ही नहीं? नाश्ता मैं कर चुका हूँ। सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। शारिक ने कहा। ठीक है, तुम सो जाओ, यहाँ कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुहेल बोला। और ये सूटकेस संभाल कर रख लो। शारिक ने सूटकेस इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसमें 1.5 करोड़ रुपये की रकम, 25 किलो हीरोइन और ऑटोगन है। मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन अब तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? सुहेल ने से घूरा। जिस रोज़ मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी दोस्ती में फ़ायदा होगा या नुकसान। मैं दोस्ती का मफ़हूम अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए आइंदा तुम इस किस्म की कोई बात नहीं करोगे। अब तुम सो जाओ, मैं नीचे रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ। सुहेल अंदरूनी दरवाजे से निकलकर रेस्टोरेंट के जीने की तरफ बढ़ गया। शारिक ने जूते भी नहीं उतारे और बिस्तर पर गिर गया। बिस्तर पर लेटती इसकी आंखें बंद होने लगी और जहन माजी के पर्दे उठाने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि शारिक कौन था और कहाँ से आया था।